नमस्कार, बीकॉम तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने नेट इनकम अप्रोच पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और नेट इनकम अप्रोच में थोड़ा सा ही अंतर है। जैसा कि नाम से पता लगता है, ये नेट ऑपरेटिंग इनकम को कंसिडर करता है। सो लेट्स स्टार्ट। The reason propound of such assumptions are that increased use of debt increase the financial risk of the equity shareholder and hence the cost of equity increases. On the other hand, the cost of debt remains constant with the increasing proportion of debt as the financial risk of the lender is not affected. Thus, the advantage of using the cheaper source of fund that is exactly offset by the increasing cost of equity. So according to the net operating income approach, the financial mix is irrelevant and it does not affect the value of the firm. The NOI approach, showing the effect of leverage on the overall cost of capital, has been presented in the following figure. यानी ये अप्रोच क्या कह रही है? ये अप्रोच कह रही है कि डेट कंपोनेंट बढ़ाने से लीवरेज बढ़ता है, कंपनी को लीवरेज मिलता है, एडवांटेज मिलती है, उससे जो है वो ओवरऑल कॉस्ट कम होती है। ठीक है, जैसे इसमें यहाँ मैथमेटिकल समझाया है, द वैल्यू ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच कैन बी डिटरमाइंड V इक्वल्स टू EBIT अपॉन K0। तो V इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फर्म, EBIT मीन्स नेट ऑपरेटिंग इनकम, यानी EBIT मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, KO यानी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। So the market value of equity according to this approach is the residual value which is determined by the deducting the market value of debenture from the total market value of the firm, यानी S equals to V minus D. S equals to the market value of equity shares, V equals to total value of the firm और D market value of the debt। यानी अगर आप total value of the firm में से मार्केट वैल्यू ऑफ डेट घटा देते हो तो आपके इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी, मार्केट वैल्यू। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट कैन बी कैलकुलेटेड EBIT माइनस 1 अपॉन V माइनस D। नेट एप्रोन के एक एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। सपोज ए कंपनी एक्सपेक्ट अ नेट ऑपरेटिंग इनकम कितने, 1 लाख। It has ₹5 lakh 6% debenture. The overall capitalization rate is 10%. Calculate the value of firm and the equity capitalization rate according to the net operating income approach. और दूसरा इसका B part है, if the debenture of debt is increased by ₹7,50,000, what will be the effect on the value of the firm and the equity capitalization rate। अब यहाँ इसने इसको सॉल्यूशन समझाया है। नेट ऑपरेटिंग इनकम है 1 लाख, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%। सो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म कितनी होगी, EBIT अपन K0। EBIT कितनी है, 1 लाख, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, यानी 1 लाख 100 × 10 कितना आ गया, 10 लाख। तो मार्केट वैल्यू 10 लाख आ गई। द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज 10 लाख लेस मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म में से जब डिबेंचर की वैल्यू घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, इक्विटी की वैल्यू। तो 10 में से 5 घटाया, 5 लाख। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है, 10%। तो EBIT माइनस 1 V माइनस D। EBIT कितना है, 1 लाख माइनस 30,000 बटा 10 लाख माइनस 5 लाख इंटू 100, 70 बटा यानी 14%। अब सेकंड ऑप्शन में कितना बता रहा है वो,
पहले केस में कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ द जो फर्म है वो आई है 14%, और दूसरे केस में उसी एग्जाम्पल में ये आई इंटरेस्ट है यहाँ पे 530। देखो इस एग्जाम्पल को यूँ समझेंगे अपन, जैसे इस पहले केस के लिए इसने क्या समझाया है, 1 लाख रुपए EBIT मिल गया, 10% कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल है, इससे हमने वैल्यू ऑफ फर्म निकाली, वैल्यू ऑफ फर्म आ गई 10 लाख रुपए, और इस 10 लाख में से जब हमने वैल्यू ऑफ डिबेंचर घटाया तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई 5 लाख। ठीक है, अब यहाँ इक्विटी कैपिटलाइजेशन, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का फॉर्मूला है EBIT माइनस इंटरेस्ट बटा V माइनस डी। तो EBIT कितना है 1 लाख ऊपर दिया हुआ है, आई इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है हमें, हमारा डिबेंचर है 5 लाख का और 6% इंटरेस्ट रेट है, तो 5 लाख का 6% यानी कितना हो गया 30,000 रुपये। तो EBIT माइनस इंटरेस्ट यानी 30,000। तो ये देखो नीचे, यहाँ देखो 1 लाख में से 30,000 गए और नीचे V वैल्यू ऑफ द फर्म, D वैल्यू ऑफ डिबेंचर, 10 में से 5 के जो ऊपर कैलकुलेट किया था इंटू 100, यानी इस केस में आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी आई 14%, सॉरी कैपिटलाइजेशन रेट। अब दूसरे केस में देखो, जब हमें डिबेंचर 7.5 कर दिया तब क्या होगा, तो बाकी सब वही है लेकिन हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो 7.5 का 6% के हिसाब से इंटरेस्ट हो गया 45,000। तो 1 लाख माइनस 45 बटा 10 लाख माइनस, क्योंकि ये भी बढ़ गया डिबेंचर, तो कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ डिबेंचर भी 7.5 लाख हुई इंटू 100, 55,000 बटा 2.5 लाख, यानी ये वैल्यू कितनी आई 22%। डिफरेंस आ गया, यही वो समझाना चाह रहे हैं। अब अगले में है, ये थी हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, यानी इसमें ये क्या लेता है, इस अप्रोच में वो ऑपरेटिंग इनकम को कंसिडर करता है और वो ये कह रहा है कि इससे आपकी कैपिटलाइजेशन में जब आप डिबेंचर बढ़ाओगे तो आपको लिवरेज मिलेगा, वो लिवरेज ही आपको बेनिफिट देगा। जबकि पहले वाली ये जो नेट इनकम अप्रोच थी उसमें वो सिंपल EBIT और वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट कर रहा था बस। अब थर्ड अप्रोच जो है वो है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑल्सो नोन एज द इंटरमीडिएट अप्रोच इज ए कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द टू एक्सट्रीम ऑफ नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। इस थ्योरी के अनुसार क्या है, द वैल्यू ऑफ फर्म कैन बी इंक्रीज इनिशियली और द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी डिक्रीज बाय यूजिंग मोर डेट एज द डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फंड देन इक्विटी। दस द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कैन बी रीच्ड बाय ए प्रॉपर डेट इक्विटी मिक्स। बियॉन्ड ए पर्टिकुलर पॉइंट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीजेज because increased debt increases the financial risk of the equity shareholder. The advantage of cheaper debt at this point of capital structure is offset by increase the cost of equity. After this, there comes a stage when the increased cost of equity cannot be offset by the advantage of low cost debt. तो ये अप्रोच हमें क्या कहना चाह रही है, ये अप्रोच ये कहना चाह रही है कि भाई जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो पहले वाली दोनों अप्रोच का बीच का रास्ता बता रही है। सबसे पहली अप्रोच ये कहती है कि हाँ, अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर बढ़ाएंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी घट जाएगी। दूसरी अप्रोच कह रही है कि अगर हम हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में से डिबेंचर बढ़ाएंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी। ये एकदम ऑपोजिट थॉट है। वो कहता है, पहली अप्रोच कहती है डिबेंचर बढ़ाना चाहिए, दूसरी अप्रोच कहती है डिबेंचर नहीं बढ़ाना चाहिए। बट ये दोनों ही अपनी अपनी जगह गलत नहीं है, ये एक एक्सट्रीम अप्रोच है। तीसरी ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि नो, इफ वी इंक्रीज द डेट कंपोनेंट इन आवर कैपिटल स्ट्रक्चर सो दैट विल रिड्यूस
or cost of equity for a certain period, but after reaching a optimum capital structure, क्या शब्द है? optimum capital structure that will not decrease our cost of equity because that will increase the risk also. तो एक लेवल तक तो अगर आप डिबेंचर बढ़ाओगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिरेगी, लेकिन उस प्रॉपर लेवल के बाद में भी अगर आप डिबेंचर बढ़ा रहे हो तो आपका रिस्क बढ़ता जाएगा और वो आपके कॉस्ट ऑफ इक्विटी को ऑफसेट नहीं कर पाएगा। ये है थर्ड अप्रोच। तो ये अप्रोच अगर आप ग्राफ से समझोगे तो आप देखो ये क्या कह रहा है। देखो पहली लाइन में ये कह रहा है इधर है डिग्री ऑफ लीवरेज और इधर है कैपिटलाइजेशन, ठीक है। तो जैसे जैसे ये पहला है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, ये डिबेंचर की लाइन चल रही है, ये है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और ये है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक। अब डिबेंचर की लाइन देखो सीधी चल रही है, ये रही, आपने डिबेंचर बढ़ाया ये बढ़ गया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी की लाइन हमेशा यूं चलती है, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो आपने ये रेंज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ये समझाया हुआ है, अगर इतना हम डिबेंचर बढ़ाएंगे, इतना अगर हम डिबेंचर बढ़ाएंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम होगी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल उतना नहीं बढ़ेगा। लेकिन इस पॉइंट बी के बाद में भी अगर हम अपना डेट कंपोनेंट बढ़ाते जाएंगे तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ेगी। यानी एक सर्टेन पीरियड के बीच में अगर डेट बढ़ाएंगे तो वो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये इसको इसने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, इस ग्राफ को, इस थ्योरी को। आगे इसमें लिखा है Thus, the overall cost of capital according to this theory decreases up to a certain point. यानी पहले तो इसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक घटेगी एक पॉइंट तक, रिमेन्स मोर और लेस अनचेंज इन अ मॉडरेट इंक्रीज इन डेट। अगर आप डिबेंचर में थोड़ा बहुत चेंज करते हो तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा। एंड इंक्रीज और रेज बियॉन्ड ए सर्टेन पॉइंट, तो क्या होगा, इवन द कॉस्ट ऑफ डेट में इंक्रीजेज एट दिस स्टेज ड्यू टू इंक्रीज इन फाइनेंशियल रिस्क। सो द ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द लीवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ द फर्म हैज़ बीन शोन इन द फिगर, जो अपन ने अभी फिगर डिस्कस किया उसमें था। द फिगर अबव शो दैट देयर कैन बी ए रेंज ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर और ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये था ट्रेडिशनल अप्रोच। सो हम इसके अगले लेक्चर में इसकी आखिरी अप्रोच पढ़ेंगे, मॉडिग्लानी एंड मिलर अप्रोच। तब तक सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।